अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो, इसके बारे में हम समझेंगे और डिटेल में हम इसके मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करेंगे। आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर करना है उसको पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशो होती क्या है, इसका फार्मूला क्या है। फिर उसके बाद हम इस चीज़ को समझेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशो जो है इसको हमें क्यों मेजर करने की ज़रूरत है। हम क्यों एक शेयर को एनालाइज करते हुए डेट टू इक्विटी रेशो को देखें, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक इन्वेस्टर के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशो किस लेवल तक एक्सेप्टेबल है। जब आपने एक शेयर को एनालाइज किया तो आपको ये कैसे पता लगे कि ये जो डेट टू इक्विटी रेशो है इस पर्टिकुलर शेयर की, क्या ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है या नहीं है। क्योंकि एक इन्वेस्टर ने जब एक शेयर को एनालाइज किया और डेट टू इक्विटी रेशो निकाली, तो डेट टू इक्विटी रेशो उसने इसलिए निकाली है कि वो कुछ उससे इंटरप्रेट कर सके, उससे कोई डाटा जो है वो एनालाइज करने के काबिल हो सके। तो किस लेवल तक डेट टू इक्विटी रेशो एक्सेप्टेबल होगी और किस लेवल तक डेट टू इक्विटी रेशो यानी कि किस लेवल से ऊपर डेट टू इक्विटी रेशो एक्सेप्टेबल नहीं होती, हम इस एस्पेक्ट को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हम सबसे पहले बात करें कि डेट टू इक्विटी रेशो होती क्या है। देखिए, इसको मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो लेट्स सपोज़ कि आपने एक शॉप जो है वो शुरू करनी है। आपने एक शॉप, एक किराने की दुकान है, ठीक है, वो आप बनाना चाहते हैं, वो शुरू करना चाहते हैं। तो एक शॉप जो है वो जब आपने स्टार्ट करनी है, उसके ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए पैसा। अब पैसा आप किस तरीके से ला सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप अपना पैसा इस्तेमाल कर लें उस शॉप को बनाने के लिए, यानी कि आप अपनी जो अपना पैसा जब आप लगाएंगे उस बिज़नेस में उसको आप इक्विटी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपना पैसा लगा दें जिसको आप इक्विटी का नाम दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप उधार पैसा उठाएं, ठीक है, और उससे आप वो दुकान जो है वो शुरू कर दें, ठीक है। तो एक शॉप को चलानी है तो पैसे जो होंगे, जो फाइनेंसिस हैं, वो दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप उधार ले लें, डेट ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना पैसा यानी कि इक्विटी जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो आपको ये बताती है कि एक बिज़नेस के ऑपरेशन किस तरह फाइनेंस हुए हैं, यानी कि कंपनी जो है वो जो उसके ऑपरेशंस हैं उस ऑपरेशंस के लिए कितने परसेंट डेट जो है वो यूज़ हो रहा है और कितने परसेंट इक्विटी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है उस बिज़नेस को रन करने के लिए, ठीक है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो असल में जब आप निकाल लेते हैं तो उससे आपको एक रिस्क का पता लगता है। रिस्क किस चीज़ का, कि क्या कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर सकती है, कंपनी के ज़िम्मे में जो पेबल्स हैं क्या कंपनी इस काबिल है कि वो उनको पे कर सके। तो डेट टू इक्विटी रेशो से हम उस रिस्क को मेजर करते हैं। तो हमें ये तो समझ लग गई कि डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो बेसिकली हमें बता क्या रही होती है और वो हम किस मकसद के लिए निकालते हैं, क्योंकि हमने उससे रिस्क को असेस करना होता है कि क्या कंपनी अपने बिज़नेस के जो पेबल्स हैं, जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, क्या वो उनको पे कर पा सकती है कि नहीं कर सकती। अच्छा, अगर हम बात करें उसके फार्मूला की, तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है। डेट टू इक्विटी रेशो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी से। अच्छा, ये जो फार्मूला है डेट टू इक्विटी रेशो का, ज़रूरी नहीं है कि आपने ख़ुद पहले लॉन्ग टर्म डेट कंपनी के निकालेंगे फिर शेयर होल्डर्स की इक्विटी लेंगे तो आपको डेट टू इक्विटी रेशो निकल आएगी। वेबसाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ से ये रेशियोज़ ऑलरेडी मुख्तलिफ शेयर्स की आपको मिल जाती हैं।
ज़रूरी नहीं है आप फाइनेंशियल डाउनलोड करें, फिर फाइनेंशियल डाउनलोड करने के बाद लॉन्ग टर्म डेट को देखें, फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी को निकालें तो फिर निकलेगी। बनी बनाई के रेशोज़ जो हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, investing.com है वहाँ से मिल जाती है, scstrade.com है वहाँ से आपको मुख्तलिफ शेयर्स की रेशोज़ जो हैं मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग डेट टू इक्विटी रेशो। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि डेट टू इक्विटी रेशो हमें बता क्या रही होती है और वो हम किस मकसद के लिए निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे कि डेट टू इक्विटी रेशो हम क्यों निकालते हैं, हमें क्या ज़रूरत है डेट टू इक्विटी रेशो निकालने की। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डेट टू इक्विटी रेशो हम इसलिए निकालते हैं कि इससे हमें रिस्क का पता लगता है। कौन सा रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क। कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क जो है वो हमें इससे पता लगता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर सकती है या नहीं कर सकती। तो डेट टू इक्विटी रेशो अगर ज़्यादा है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि चांसेस ज़्यादा है कंपनी फेल हो जाएगी, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी अपनी लायबिलिटीज़ पे करने में। ठीक है। अच्छा, डेट टू इक्विटी रेशो अगर हाई साइड पे है तो ये बुरी चीज़ नहीं होती। क्योंकि जो कंपनीज होती हैं उनके लिए डेट फाइनेंसिंग जो है वो एक चीपर सोर्स होता है, क्योंकि जो डेट है वो टैक्स सेविंग का बायस बनता है। अब किस तरह टैक्स सेविंग का बायस बनता है ये शायद कुछ लोगों को इस बात की समझ आ जाए, कुछ लोगों को इस बात की समझ ना आए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, जब आप लोन लेते हैं तो उस पर आपने पे करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम है, जब उसमें आप अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो उसमें वो इंटरेस्ट माइनस हो रहा होता है। यानी कि टैक्स की कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट जो है वो एक डिडक्टेबल सोर्स ऑफ डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो क्या होगा कि बेसिकली आपको टैक्स सेविंग दे रहा होता है, लेकिन जो डिविडेंड होता है वो डिडक्टेबल नहीं होता। टैक्स जो है वो डिडक्ट होने के बाद जो है फिर उस पर जो अर्निंग बचती है उस पर डिविडेंड पे करते हैं, तो टैक्स सेविंग होती है आपको अगर आप डेट ले रहे हैं। तो कंपनीज जो हैं ऑब्वियसली वो डेट प्रेफर करती है क्योंकि वो चीपर होता है। दूसरा, अगर डेट टू इक्विटी रेशो हाई है तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के लिए उसने लोन लिया है। तो फॉर शॉर्ट टर्म आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो हाई साइड पे है, बट लॉन्गर रन में वो आस्ता आस्ता डिक्लाइन की तरफ चलती जाएगी क्योंकि कंपनी उस पैसों को यूज़ करेगी अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये जो हम सारी बात कर रहे हैं कि डेट टू इक्विटी रेशो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क का हमें बताती है कि क्या फाइनेंशियल रिस्क कंपनी का ज़्यादा है या कम है। और फिर हमने इस बात को डिस्कस किया कि अगर डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, ये क्या अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, उस एस्पेक्ट को भी हमने कवर किया। ये सारी चीज़ का बताने का मकसद ये है कि बीइंग अ इन्वेस्टर, जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके, यानी कि अपने फाइनेंशियल रिस्क जो है वो जो उस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क है वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर हो। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट करें जो अपने पेबल्स को पे ना कर सके। तो आप कभी भी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जो कि इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे ऑफ कर सके। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सट्रीमली रिस्की हो जाएगी। तो आप जब एक कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उसकी डेट टू इक्विटी रेशो अगर एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, यानी कि कंपनी जो है ये फाइनेंशियली साउंड है। लेकिन अगर डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको ये लगता है कि कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर सकती, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो मेरा पैसा जो है वो डूब सकता है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, उसका फार्मूला क्या है और हम क्यों इस डेट टू इक्विटी रेशो के पीछे पड़े होते हैं जब हमने एक शेयर को एनालाइज करना है, वो हमें समझ लग गई। हम उस डेट टू इक्विटी रेशो से निकालते क्या हैं, मतलब हम
जो चीज़ जो उससे जो उसकी वैल्यू निकलेगी 1.2 या 0.5 या इस तरह जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमें क्या बता रही होती है, वो हमें फाइनेंशियल रिस्क का बता रही होती है कि कंपनी जो है वो उसका फाइनेंशियल रिस्क कितना है। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ कि कौन सी लिमिट है डेट टू इक्विटी रेशो की जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो। हमें कैसे पता लगे जो वैल्यू निकली है डेट टू इक्विटी रेशो की वो एक्सेप्टेबल है या नहीं एक इन्वेस्टर के लिए। लेट्स सपोज आपने डेट टू इक्विटी रेशो देखी, वो निकलती है 2। क्या 2 एक्सेप्टेबल है, या एक्सेप्टेबल लिमिट 1.5 है, या 1 है, या 0.9 है, या 3 है? कौन सी वैल्यू है डेट टू इक्विटी रेशो की वो एक्सेप्टेबल होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो याद रखें कि डेट टू इक्विटी रेशो की कोई एक फिक्स्ड लिमिट नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट जिसे हम कह सकें। ये वेरी करेगी कंपनी टू कंपनी, ये वेरी करेगी बिजनेस टू बिजनेस, ये वेरी करेगी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अगर एक कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो इंडस्ट्री की डेट टू इक्विटी रेशो से ज़्यादा है, जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेबल लिमिट से एक्सीड कर रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि एक्सेप्टेबल डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो क्या होगी। तो हम उन फैक्टर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब कि कंपनी जो है उसका इन्वायरमेंट क्या है, जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है वो कितना स्टेबल है। देखें, अगर एक कंपनी एक ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है जहां वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाना पसंद नहीं करेंगे जिधर डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा हो। तो आप डेट टू इक्विटी रेशो की जो लिमिट है वो ज़रा नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, वहाँ चांसेस ज़्यादा होंगे कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। तो आप डेट टू इक्विटी रेशो हमेशा थोड़ा सा नीचे की लोअर साइड की तरफ जो है ऑब्वियसली लेके जाएंगे। दूसरा फैक्टर जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एसेट्स फॉर ऑफरिंग सिक्योरिटी टू लेंडर। यानी कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं जिसके अगेंस्ट वो जो लोन है वो लेती है, क्या वो एसेट कंपनी के पास ऐसे हैं? यानी कि जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, बैंक ऐसे तो नहीं आपको पकड़ के लोन दे देगा। वो आपसे पूछेगा भाई मैं आपको लोन दूंगा तो उसके अगेंस्ट आप कोई सिक्योरिटी रिखवाएंगे। कम बैंक जो है वो आपको जब लोन देता है तो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रिखवाता है, कोई आपका एसेट जो है गिरवी रिखवाता है। क्या कंपनी ने जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट कोई उसने एसेट गिरवी रिखवाए हैं? अगर कंपनी ने एसेट गिरवी रिखवाए हैं, इसका मतलब कंपनी जो है वो तगड़ी है। कंपनी के पास नहीं पावर है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी तो वो एसेट जो है उसे कवर कर सकेगा। तो उस केस में ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी रेशो आप थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और इसी तरह जिन कंपनीज के पास एसेट्स होते हैं तो वो ज़्यादा डेट लेने की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको डेट आराम से मिल जाता है क्योंकि उनके पास एसेट हैं। तो नॉर्मली ऐसी कंपनीज जो होती हैं जिनके पास एसेट्स होते हैं, जिनके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, उनकी डेट टू इक्विटी रेशो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसलिए तीसरा जो फैक्टर है वो है रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन। ये फैक्टर जो है ये भी रोल प्ले करता है। अगर कोई बैंकिंग रेगुलेशन है कि आपकी डेट टू इक्विटी रेशो इतनी होनी चाहिए, अगर कोई और रेगुलेशन है आपके ऊपर जो अप्लाई होती है कि डेट टू इक्विटी रेशो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उस फैक्टर को भी आपने कंसिडर करना है कि क्या उस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो से ज़्यादा तो नहीं हो रही। क्योंकि जब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो एक बैंक डेट टू इक्विटी रेशो को डिफ़ाइन करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई वजह होती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये तयन कर सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशो हमने हायर साइड पे रखनी है या लोअर साइड पे रखनी है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल डेट टू इक्विटी रेशो क्या होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बड़ी डिटेल में मैंने समझाया कि डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, क्या फार्मूला है, हम क्यों मेजर करते हैं और एक्सेप्टेबल डेट टू इक्विटी रेशो हमारे लिए क्या हो सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है वो लाजमी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।